हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, यूपी रेवेन्यू कोड में आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है डिक्लेरेटरी सूट, जिसे हम घोषणात्मक वाद के नाम से जानते हैं। ये घोषणात्मक वाद आपका सेक्शन 144 से लेकर 146 तक आपका प्रावधान किया गया है। अभी हम आगे बात करेंगे कि आखिर घोषणात्मक वाद होता क्या है। उसके साथ साथ हम इन सेक्शंस को भी जानेंगे कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। ये जो टॉपिक है आपका प्री और मेंस दोनों के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो टॉपिक है आपके यूपी एचटीएस और यूपी जुडिशरी में ये आपका यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अब बात कर लेते हैं क्लास की, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा घोषणात्मक वाद क्या होता है। तो क्लास यदि आपको ज्वाइन करना है, चाहे यूपी एचजीएस के लिए चाहे आपको यूपी जुडिशरी के लिए, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है घोषणात्मक वाद क्या होता है, या हम जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन सूट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले हम ये समझते हैं कि ये घोषणात्मक वाद हमारे यूपी रेवेन्यू कोड में कहां इसका प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान चैप्टर 9 में किया गया है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो चैप्टर 9 है सेक्शन 74 से लेकर 146 तक ये चैप्टर प्रावधान करता है। और इस चैप्टर 9 में कई पॉइंट हैं, या हम कहें कई टॉपिक हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। उन्हीं टॉपिक में से जो लास्ट हमारा टॉपिक होता है वो है हमारा घोषणात्मक वाद। इसका सेक्शन बताया गया है सेक्शन 144 से लेकर 146 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि आखिर घोषणात्मक वाद होता क्या है। घोषणात्मक वाद एक ऐसे वाद को कहते हैं जहां वादी न्यायालय से अपनी कानूनी हैसियत की घोषणा करवाने की प्रार्थना करता है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, कोई न कोई जो भूमिधर है या हम कहें जोतदार है, वो किसी न किसी हैसियत से भूमि को धारण किए होता है। अब वो जोतदार किस हैसियत से उस भूमि को धारण किए है या कितना अंश उसका उस जोत में है, इसी बात की यहां पर घोषणा की जाती है। जैसे हम ये बताएं आपको कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका जोत है, हम यहां कह रहे भूमि है। अब इस भूमि को जो जोतदार है वो किस हैसियत से धारण किए हुए हैं। ये भाई जो जोतदार है वो चाहे हो सकता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो सकता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो सकता है, या आसामी भी हो सकता है। तो जिस भी हैसियत से वह जोतदार उस भूमि को धारण किए गए हैं, तो उस वाद के माध्यम से, घोषणात्मक वाद के माध्यम से न्यायालय क्या करता है, घोषणा करता है कि ये फला व्यक्ति इस भूमि को इस हैसियत से धारण किए हुए, अर्थात यह न्यायालय कहेगा घोषणा करके कि भाई ये फला व्यक्ति है, या हम कह रहे हैं ए नाम का व्यक्ति है, इस भूमि को कैसे धारण किया है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में इसने धारण किया है, या असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारण किया है, या आसामी के रूप में इस भूमि को धारण किए है। तो ये कैसे होता है, ये घोषणा के माध्यम से होता है। ये घोषणा करेगा कौन, न्यायालय के द्वारा यहाँ पे घोषणा की जाती है। अच्छा, घोषणा की नौबत कब आती है, घोषणा की नौबत तब आती है जब कोई व्यक्ति वहां पर आक्षेप करता है और ये कहता है कि भैया ये जो भूमि है, ये या जोत है, ये आपकी नहीं है, कैसे मैं मानूं कि आपकी है। तब उस दशा में वह व्यक्ति क्या करता है, जो भूमिधर है या जोतदार है, वो घोषणात्मक वाद दाखिल करता है। क्लियर बात। तो इसी को हम कहते हैं घोषणात्मक वाद। अब घोषणात्मक वाद हम लोग दो जगह पढ़ते हैं। कहां कहां पढ़ते हैं, पहला तो आप ये खुद देख रहे हैं यूपी रेवेन्यू कोड में हम पढ़ते हैं, जिसका प्रावधान सेक्शन 144 से लेकर 146 तक किया गया है। दूसरा हम कहां पढ़ते हैं, दूसरा हम एसआरए में पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 में। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 34 ऑफ एसआरए, यहां भी हम क्या पढ़ते हैं, घोषणात्मक वाद के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मेंस लिखना होगा तो इसका जिक्र आपको जरूर करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन पे। सेक्शन 144 ये कहता है खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। यहां ये कहा गया, कोई व्यक्ति किसी जोत या उसके भाग का भूमिधर या आसामी होने के नाते अपने अधिकार की घोषणा के लिए, किसके लिए क्या कर रहा है, अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। ठीक है,
अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां क्या शब्द यूज हुआ है, कोई व्यक्ति मतलब कि भाई जो जोतदार है ये जरूरी नहीं कि जिसकी भूमि है वही वाद लाए, उसके बिहाफ पर या उसकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति भी यहां पर वाद ला सकता है और ऐसा वाद दाखिल कर सकता है। क्लियर? चलिए अब कहा जा रहा है प्रत्येक वाद में निम्नलिखित पक्षकार होंगे। जब वाद लाया जा रहा है तो वहां पे पक्षकार भी होंगे। अब भिन्न भिन्न पक्षकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भूमिधर द्वारा या उसकी तरफ से कोई वाद लाया जाता है तो उस दशा में पक्षकार कौन होता है, वो राज्य हो सकता है और ग्राम सभा हो सकती है। ठीक है, वहीं पर यदि असामी द्वारा या उसकी तरफ से वाद लाया जा रहा है तो उस दशा में पक्षकार कौन होगा, भूमि धारक यहां पर पक्षकार हो सकता है। ठीक है, तो यही टोटल बात सेक्शन 144 में यहां पर बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा 144 क्या प्रावधान करता है, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद के विषय में प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 145। यह कहता है ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद। अब ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। सेक्शन 144 कह रहा है खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, किसके द्वारा, खातेदार द्वारा, जबकि 145 क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद के विषय में यहां पर बात की गई है। यहां यह कहा जा रहा है ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी भूमि में किसी अधिकार का दावा करता है, ऐसे भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भूमि है, वहां कोई व्यक्ति आ गया और ये कह रहा है कि नहीं भाई ये भूमि आपका नहीं है, तो वहां उस दशा में क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत उस व्यक्ति की तरफ से जिसकी भूमि है उसकी तरफ से वो वाद यहां दाखिल कर सकता है। क्लियर बात? इसी को कहा जा रहा है ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद। यहां पे वाद कौन दाखिल कर रहा है, ग्राम पंचायत कर रही है। ठीक है, 145 में। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें सेक्शन कहा गया व्यादेश का उपबंध। ये सेक्शन 146 में कहा गया व्यादेश का उपबंध। यहां कहा गया किसी वाद के दौरान शपथ पत्र या अन्यथा साबित हो जाने पर न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे सकता है तथा आवश्यक होने पर रिसीवर की नियुक्ति भी कर सकता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, हमने कहा साबित हो जाने पर। क्या साबित हो जाने पर? यहां कह रहे हैं कि भैया वाद मान लीजिए चल रहा है और यह साबित कर दिया जाता है कि जो आपका दूसरा पक्षकार है वो क्या कर रहा है, वो जो पेड़ है खड़े या कोई संपत्ति है उस भूमि पर उसको नुकसान पहुंचा सकता है या क्षति पहुंचा सकता है, तो उस दशा में न्यायालय क्या कर सकता है, अस्थायी व्यादेश दे सकता है तथा क्या कर सकता है, रिसीवर की नियुक्ति भी कर सकता है कि भाई जब तक वाद चल रहा है तब तक उसको क्षति न पहुंचाई जाए, जैसे आपकी संपत्ति है वैसे पड़ी रहे, कोई अन्य व्यक्ति उसको उसकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ऐसा ना हो कि पेड़ और काट ले जाए या ऐसी कोई संपत्ति या फसल है उसको नष्ट कर दे, आग जला दे, ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए न्यायालय के द्वारा यहां पे क्या किया जाता है, अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। आप मुझे बताइएगा अस्थायी व्यादेश को हम लोग कहां पढ़ते हैं? अस्थायी व्यादेश मैं आपको एक हिंट दे दूं, अस्थायी व्यादेश हम लोग कहां पढ़ते हैं, सीपीसी में पढ़ते हैं। और कहां पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अस्थायी व्यादेश को एसआरए में पढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा सीपीसी के किस आपके सेक्शन या ऑर्डर में अस्थायी व्यादेश है और एसआरए में किस सेक्शन में अस्थायी व्यादेश का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने घोषणात्मक वाद के विषय में आपको यहां पर बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।